नमस्कार, मैं डॉक्टर विकेश कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गांधी एंड पीस स्टडीज़, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी। आज हम लोग गांधी के सपनों के गणतंत्र की बात करेंगे। गांधी जी के जो आदर्श राज्य की जब बात की जाती है, तो उसे हम एक राम राज्य की कल्पना के साथ जोड़ के देखते हैं और हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि गांधी जी ने का जो आदर्श राज्य है, वो एक उनकी राम राज्य की संकल्पना है। दरअसल गांधी की जो राम राज्य की संकल्पना है, उसे हम गांधी के जो गणतंत्र का विचार है, जो गांधी के चिंतन में जो रिपब्लिक का जो जो आइडिया है, आइडिया ऑफ रिपब्लिक इन गांधीयन पॉलिटिकल थॉट्स जो है, अगर हम उसके माध्यम से इसको जानने समझने की कोशिश करें, तो हम पाएँगे कि उनका जो राम राज्य का कॉन्सेप्ट है, उनका जो राम राज्य की जो संकल्पना है, वो एक ऐसी संकल्पना है जो आदर्श नहीं है, जिसे प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि गणतंत्र क्या है? तो गणतंत्र एक ऐसा शासन का स्वरूप है, जिसमें देश जो है सार्वजनिक मामला हो जाता है। किसी व्यक्ति या समूह की निजी संपत्ति नहीं रह जाता राज्य। सत्ता के पद विरासत में नहीं मिलते हैं और नागरिकों द्वारा चुने गए व्यक्ति जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। लिखित संविधान और के माध्यम से विधि सम्मत तरीके से रहते हुए शासन को अपनी शक्ति का प्रयोग करके शासन को चलाते हैं। लेकिन ये केवल और केवल एक प्रोसीजरल रिपब्लिक का डिफिनीशन है। एक कार्यकारी गणतंत्र किस तरीके से काम करता है या क्या उसका प्रकृति होती है, ये एक उसकी परिभाषा है। गणतंत्र थोड़ा इससे आगे है। अगर इसके तात्विक स्वरूप की बात की जाए, तो गणतंत्र मूलतः वह शासन प्रणाली होगी जिसमें सभी व्यक्तियों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो उनकी आसानी से उनकी पहुँच में हो। सभी व्यक्तियों की बुनियादी ज़रूरतें उनके उनके सबसे निकटस्थ स्थान पर उपलब्ध हों। कोई गरीब ना हो, कोई पीड़ित ना हो, कोई वंचित ना हो, कोई शोषित ना हो। न्याय सबके लिए सिर्फ शब्दों में या किताबों में सुलभ ना हो, बल्कि न्याय होता दिखाई भी पड़े, व्यक्ति की गरिमा स्थापित हो, सरकार अंतिम जन तक पहुँचे और प्रत्येक व्यक्ति को ये महसूस हो सके कि देश की आवाज़ में उसकी आवाज़ है, या देश के हित में उसका हित है, या उसके हित में देश का हित है। इस तरीके से गणतंत्र एक प्रकार की ऐसी शासन प्रणाली है, जहाँ पर राज्य और व्यक्ति, शासन सत्ता और नागरिक, राजा और प्रजा के बीच का जो द्वैध है, वो समाप्त हो जाता है। अब गांधी के चिंतन की जहाँ तक बात है, तो हमने देखा है कि व्यक्ति प्रायः गांधी के सभी राजनीतिक चिंतन में, सभी सामाजिक चिंतन में, सभी आर्थिक चिंतन में, या यूँ कहें कि गांधी के समग्र चिंतन में प्रायः व्यक्ति ही केंद्र में है। व्यक्ति और तंत्र के साथ गां व्यक्ति का तंत्र के साथ संबंधों पर गांधी ने संपूर्णता में विचार किया है और उन्होंने तंत्र और व्यक्ति के द्वैध को समाप्त करने की कोशिश की है। इसीलिए गांधी अद्वैत चिंतक की परंपरा के भी एक बड़े राजनीतिक चिंतक हैं। अगर हम गांधी को उस समझ से देखने की कोशिश करें, तो गांधी एक अद्वैतवादी राजनीतिक चिंतक भी हैं। बहरहाल गांधी के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है और तंत्र को वो हमेशा
उससे नीचे रख के देखते हैं। हालाँकि व्यक्ति के निर्माण की जब प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो जिस प्रकार व्यक्ति बनता है, जिस प्रकार व्यक्ति का व्यक्तित्व तैयार होता है, तो उस तरह के व्यक्ति जब तंत्र को संचालित करते हैं, तंत्र को विनियमित करते हैं, तो व्यक्ति और तंत्र के बीच का जो द्वंद्व है वो समाप्त हो जाता है। गांधी की चिंता यहीं पर है और इसीलिए गांधी पश्चिमी जो औपनिवेशिक शासन था, ब्रिटेन का औपनिवेशिक शासन था भारत पर, उसके प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थे। उन समझ में ये बात बहुत स्पष्ट थी कि जो विजाति या गोरे लोग शासन कर रहे हैं, ये उतना चिंता का विषय नहीं है। मूल चिंता का विषय है कि जिस प्रकार का तंत्र भारतीयों के ऊपर थोपा जा रहा है, भारतीय दर्शक उसके लिए तैयार नहीं है। तो गांधी के जो गणतंत्र की या गांधी के चिंतन में जो गणतंत्रात्मकता के विचार हैं, उसके बारे में अगर हमको समझ विकसित करनी है, तो हमें गांधी की 2 पुस्तकों हिंद स्वराज और मेरे सपनों का भारत देखना होगा। गांधी मेरे सपनों का भारत में गांधी कहते हैं कि मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा, जिसमें गरीब से गरीब लोग भी महसूस करेंगे कि वह उनका देश है, जिसके निर्माण में उनकी आवाज़ का महत्व है। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा, जिसमें ऊँचे और नीचे वर्गों का भेद नहीं होगा और जिसमें विविध संप्रदायों के बीच पूरा मेल-जोल होगा। ऐसे भारत में अस्पृश्यता, शराब और दूसरी ऐसी नशीली चीज़ों के अभिशाप के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। उसमें स्त्रियों को भी वही अधिकार होंगे जो पुरुषों को होंगे। तो आप देखेंगे कि गांधी जी केवल एक कार्यकारी गणतंत्र की संकल्पना करते हुए नहीं प्रतीत होते हैं, बल्कि वो एक तात्विक गणतंत्र का विचार प्रस्तुत करते हैं। दरअसल यही जो है जो राज्य है, जो जिसको हम गांधी के आदर्श राज्य या राम राज्य के रूप में रखते हैं, दरअसल वो गांधी का यही गणतंत्र है। और गांधी इस तात्विक गणतंत्र को व्यवहारिक बनाने के लिए 2 उपकरण देते हैं। पहला है स्वराज और दूसरा सत्याग्रह। स्वराज से उनका अभिप्राय लोक सम्मति से होने वाला शासन है। जिसका अर्थ है कि समय-समय पर देश के वयस्क लोगों द्वारा बड़ी से बड़ी संख्या में मतदान का प्रयोग किया जाना। स्वराज का अर्थ है गांधी के ने जिस स्वराज की बात की है, उसका जो राजनीतिक संदर्भ है वो ये है कि समय-समय पर देश के वयस्क लोगों के द्वारा बड़ी संख्या में मतदान किया जाना और सत्ता का जो परिवर्तन हो वो शांतिपूर्ण तरीके से इसी मतदान की प्रक्रिया में द्वारा संभव की जाए। गांधी जी ने लिखा है कि सच्चा स्वराज थोड़े से लोगों द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेने से नहीं, बल्कि जब सत्ता का दुरुपयोग होता है, तब सब लोगों द्वारा उसका प्रतिकार करने की क्षमता प्राप्त करने से हासिल किया जा सकता है। अर्थात गांधी के लिए जो स्वराज की संकल्पना है, वो बड़ी से बड़ी संख्या में निश्चित समय पर मतदान के माध्यम से पूर्व में सत्ता के हो रहे दुरुपयोग को रोकने और उनका प्रतिकार कर पाने की क्षमता में निहित है। अर्थात गांधी का स्वराज एक प्रकार से राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है अपने नागरिकों को, जो किसी भी परिस्थिति में तंत्र की जो प्रभुता है, तंत्र का जो प्राधिकार है, तंत्र की जो असीमित शक्ति है, उसका शिकार होने के बजाय तंत्र को समय-समय पर अगर वो डिक्टेटर होने की स्थिति में है, तो उसे वो
बड़ी से बड़ी संख्या में मतदान के द्वारा उसका प्रतिकार कर सकें और उन थोड़े से लोगों को जो सत्ता के दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें हटाया जा सके। अर्थात स्वराज जनता में वह बोध पैदा होने पर प्राप्त किया जा सकेगा कि सत्ता पर कब्जा करने और उसका नियमन करने की क्षमता जनता में ही है। और जब तक यह बोध नहीं प्राप्त हो जाता है, गणतंत्र की प्राप्ति अधूरी है, राम राज्य की प्राप्ति अधूरी है। और यह बोध प्राप्त कैसे होगा? इस गणतंत्र कैसे स्थापित होगा? उस राम राज्य की संकल्पना कैसे पूरी हो पाएगी? उसके लिए गांधी एक माध्यम देते हैं, वह माध्यम है सत्याग्रह का। सत्याग्रह अहिंसक और नैतिक विरोध से विरोधी को नितांत कमजोर कर देने का प्रयास है। सक्रिय अहिंसा द्वारा विरोधियों को जरा भी भौतिक हानि पहुंचाए बिना उन पर विजय प्राप्त करने का आत्मबल जब तक जनता में नहीं आ जाता, तब तक स्वराज की कल्पना नहीं की जा सकती। अर्थात अहिंसक और नैतिक तरीके से उन लोगों का विरोध करने की क्षमता जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, यह क्षमता, यह आत्मबल जब तक जनता में नहीं आ जाता है, तब तक हम स्वराज की कल्पना नहीं कर सकते। गांधी जी ने अहिंसा धर्म और सक्रिय बल को पाने के लिए सत्य को अपनाने की बात कही है। अहिंसा को उन्होंने एक बहुत ही पवित्र धर्म के रूप में देखा है और उसे एक सक्रिय बल के रूप में पहचाना है। वो एक ऐसा बल है, ऐसा सात्विक सक्रिय बल है, जिसके माध्यम से आप अपने विरोधी को बिल्कुल भी भौतिक क्षति नहीं पहुंचाते हैं और उस पर अपनी जीत स्थापित करते हैं। और यह सक्रिय बल प्राप्त करने के लिए सत्य के मार्ग का अनुसरण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर सत्य के मार्ग का अनुसरण नहीं किया जा रहा है, तो किसी भी प्रकार से वह आत्मबल जनता में या ऐसे लोगों का जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनका प्रतिकार करने का वह आत्मबल कभी नहीं आएगा, अगर वह सत्य के प्रति एक गंभीर आग्रह नहीं रखते हैं, सत्य के प्रति सत्य को एक सक्रिय बल के रूप में नहीं स्वीकारते हैं। गांधी जी कहते हैं कि सच्चा गणतंत्र तभी आएगा गांधी जी कहते हैं कि सच्चा गणतंत्र तभी आएगा जब इस सत्य को मान लिया जाए कि छोटे से छोटा भारतवासी भी भारत का उतना ही शासक है जितना कि देश का बड़ा से बड़ा आदमी। इसके लिए शर्त यह है कि सब शुद्ध हों, और अगर शुद्ध नहीं हुए हों तो शुद्ध हो जाएं, ऐसा गांधी कहते हैं। यहाँ गांधी जी का शुद्धता से तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ अहिंसा और सत्य को स्वीकारने और उसके सक्रिय बल को पहचान करके वह आत्मबल विकसित करने से है, जो आतताइयों का या शासन सत्ता के दुरुपयोग करने वालों के का प्रतिकार कर सके। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि गांधी ने जिस तरीके से जिस प्रकार के राम राज्य की बात की, जिस प्रकार के गणतंत्र की बात की, वह कंसेप्ट आधुनिक लोकतंत्र के कंसेप्ट से बिल्कुल मिलता-जुलता है। जब रूसो कहता है कि लोकतंत्र एक ऐसी माने शासन की व्यवस्था है, जिसमें अपने घर की रखवाली के लिए मालिक नौकर तो रखता है, लेकिन रात में वो जाग कर देखता है कहीं नौकर सो तो नहीं गया। तो गांधी भी लगभग कुछ वैसा ही कहते हैं कि सत्य और अहिंसा को जब तक साधे बिना उस स्तर के आत्मबल को नहीं प्राप्त कर लिया जाता है, जिसमें बिल्कुल अहिंसक तरीके से बिना भौतिक हानि पहुँचाए अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का आत्मबल नहीं प्राप्त कर लिया जाता है, तब तक जो है अ, इस तरह के गणतंत्र की कल्पना करना मुश्किल है। दुनिया में जो गणतंत्र का विचार है काफ़ी पुराना है, लगभग अगर आधुनिक गणतंत्रों की बात की जाए, हालाँकि भारतीय संस्कृत साहित्य और प्राचीन भारत में 16 गणराज्यों की संकल्पना मिलती है।
लेकिन अगर हम आधुनिक गणराज्यों की संकल्पना की बात करें तो ये ज़्यादा पुराना विचार नहीं है, लगभग 300, साढ़े 300, 400 साल पुराना यह एक विचार है, जहाँ से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली जन्म लेती है। लेकिन इस 300, साढ़े 3, 400 साल के इतिहास में गणतंत्र के विचार के सामने जो है बहुत सारे सवाल अभी भी वैसे के वैसे ज्यों के त्यों खड़े हैं। अ, गणतंत्र में किसी व्यक्ति के न्यायपूर्ण अधिकारों का किसी भी तरह से अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ना ही किसी को कोई अन्यायपूर्ण अधिकार प्राप्त होने चाहिए। हम देखते हैं कि ये इस मामले में दुनिया के लगभग सारे ही गणतंत्र जो है इस पैमाने पर अभी भी खरे नहीं उतरते हैं। अमेरिका जैसे देशों में काले लोगों के अधिकारों को लेकर के इस तरीके की समस्याएँ बीच-बीच में खड़ी होती रहती हैं। रंग भेद जैसे मुद्दे अभी भी पूरी दुनिया में दिखाई पड़ते हैं। तो संविधान अपनाए जाने या एक लिखित संविधान के बना लेने मात्र से गणतंत्र की स्थापना हो जाएगी, राम राज्य स्थापित हो जाएगा, कहना थोड़ा कठिन है। यहाँ पर मामला अंत में आकर के नागरिक चरित्र पर निर्भर करता है कि नागरिक किस तरीके के से जो है अपनी राजनीतिक शिक्षा को में शिक्षित हैं और किस तरीके से अपने शासन प्रणाली पर अपना नियंत्रण रख पाते हैं। और इसीलिए जो गणतंत्र है वो एक राजनीतिक शिक्षा का स्कूल है, बन जाता है और जब इस राजनीतिक शिक्षा को प्राप्त करने और इस राजनीतिक शिक्षा को बनाए रखने, बचाए रखने और उनका उपयोग करने के लिए ज़रूरी है कि वह राजनीतिक शिक्षा का जो ज्ञान मीमांसा हो, उसकी जो एपिस्टेमोलॉजी हो, वो सत्य और अहिंसा पर आधारित होनी चाहिए। गांधी कहते हैं कि जो पश्चिम का जो एक गणतंत्रात्मक विचार है या रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है, वो एक हल्का-फुल्का नाज़ी या फ़ासिस्ट तंत्र जैसा है और यह साम्राज्यवाद की नाज़ी और फ़ासिस्ट चाल को ढकने की कोशिश है, उसका एक आडंबर है। और गांधी इसीलिए कहते हैं कि उस तरह का जो गणतंत्रात्मक प्रणाली है अ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अनीति को दृढ़ करने और उस पर एक हल्का आडंबर, उस पर एक हल्का पर्दा लगाने का प्रयास है। भारत या भारत दुनिया को ये संदेश दे सकता है गांधी के माध्यम से कि जब तक सत्य और अहिंसा के माध्यम पर विशुद्ध गणतंत्र का निर्माण नहीं किया जा सकता है तब तक जो है पूरी दुनिया में जो गणतंत्र की जो आदर्श संकल्पना है, उसे प्राप्त करना मुश्किल है, उसे व्यवहार में लाना मुश्किल है और यह जब तक अगर हम सत्य और अहिंसा के इस महत्वपूर्ण स्तंभ को स्वीकार करते हुए और इसी प्रकार की राजनीतिक शिक्षा से अपने नागरिकों को तैयार करें, तो निसंदेह हम गांधी के जो विचारों का जो राम राज्य है, उसकी स्थापना कर पाएँगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, गांधी के गणतंत्रात्मक विचार के बारे में अगर आपको हम कुछ अ, समझ विकसित कर पाए हों, तो आप निश्चित तौर पर इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।